नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। खबरों की शुरुआत करते हैं। युद्ध का अर्थ तबाही होता है, तभी दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे का इंतजार है। लेकिन इसी बीच रूसी हमले यूक्रेन में तेज हो चुके हैं। आए दिन तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बम धमाके और तबाही ही तबाही, ये मंजर है यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों का। शुरुआती रूसी हमले ज्यादा खतरनाक नहीं थे। 4 करोड़ 41 लाख की तकरीबन आबादी वाले यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। लाखों यूक्रेनी नागरिक विदेशों में पनाह ले चुके हैं। शहर के शहर सूने पड़े हैं और बढ़ रहा है रूसी हमला। इसी बीच यूक्रेन के शहरों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डरा रही हैं। शनिवार को लवीव में मिसाइल से रूसी सेना ने हमला किया। रिपोर्ट में ये साफ किया गया कि इस हमले में कोई नहीं मरा है, लेकिन लवीव में जब ये मिसाइल गिरी तो लवीव दहल उठा, क्योंकि इस हमले का असर पड़ा एक ईंधन डिपो पर, जिसमें आग लग गई। पूरा शहर तेल डिपो की आग की वजह से धुआं हो गया। तो वहीं इस हमले ने रक्षा तंत्र को भी प्रभावित किया है। यूक्रेन के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच फिलहाल युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। तबाही कहां पर जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता। लेकिन अगली खबर भी इस युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन में युद्ध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है और युद्ध का खात्मा कब हो इसका इंतजार है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन में मारे गए लोगों का एक आंकड़ा भी सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1104 यूक्रेनी नागरिकों की इस युद्ध में मौत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दौर की वार्ता के साथ ये लगता है कि दोनों देश किसी समझौते पर युद्ध का खात्मा करेंगे, लेकिन हर बार की वार्ता विफल ही रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि अभी तक कितने यूक्रेनी नागरिकों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अभी तक इस युद्ध में हजारों लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा 1104 का है। ये सभी यूक्रेनी नागरिक हैं। इनमें 15 लड़कियां, 30 लड़के और 51 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में 12 पत्रकार भी शामिल हैं। लगातार युद्ध के खात्मे के प्रयास भी हो रहे हैं। कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। यहाँ तक कि कई देशों ने युद्ध की समाप्ति के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी की, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों के बीच किसी भी समझौते को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। दुनिया भर में अपील हो रही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब खत्म हो। दुनिया की बड़ी ताकतों को इसमें अब अपनी तरफ से कुछ कहना चाहिए पुरजोर तरीके से। और हरियाणा के गृह मंत्री ने भी अपील की है कि हर एक मुद्दे पर वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। अनिल विज ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा कि अब ये युद्ध थमना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। पिछले करीब 1 महीने से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस के हमले से लेकर अब तक यूक्रेन ने बहुत कुछ कमाया है। यूक्रेन के लाखों लोग देश से पलायन कर चुके हैं। लोग अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अब इन सब हालातों से परेशान तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हैं और परेशान यूक्रेन की जनता भी है, जो अपने आशियानों को छोड़ आज दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन अपना जीवन बिता रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी परेशानी का यही सबब है। अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर युद्ध होता भी है तो आम आदमी पर हमले नहीं होने चाहिए। अस्पताल, शेल्टर होम्स को निशाना नहीं बनाया जाए। अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए, और ये दायित्व युद्धरत देशों की होती है, जो भी देश युद्ध में शामिल हैं। अपील सबकी है कि युद्ध कब थमेगा, लेकिन थमना चाहिए। अब अगली खबर एक और चीन से और भारत से जुड़ी हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 3 घंटे मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अगर चीन आपसी रिश्तों को सामान्य बनाना चाहता है तो उसे पहले ही लद्दाख सीमा से अपनी फौजों को वापस बुलाना होगा। दिल्ली दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो आपसी रिश्तों को सामान्य बनाना चाहते हैं तो उसे पहले लद्दाख सीमा से अपनी फौजों को वापस बुलाना होगा। ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष के साथ 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद कही।
जयशंकर से पहले चीनी विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान भी सीमा के हालात और रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रमुख रहा। भारत भले ही चीन से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने पर जोर दे रहा हो, लेकिन चीन के एक्सपर्ट का कहना है कि ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने, उनसे निपटने के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना होगा और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए भारत को अपने रुख में बदलाव लाना होगा। भारत और चीन का रूस यूक्रेन संकट पर एक जैसा नजरिया है। ऐसे में दोनों पर ही पश्चिमी देशों से बेतहाशा दबाव है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, वांग यी की यात्रा का एक मकसद ये भी रहा है। भारत चीन की बात के बाद अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में हरियाणा की राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद रहे। उन्होंने सिटी ब्यूटीफुल को कई परियोजनाओं की सौगात दी है, कई परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर के जरिए चंडीगढ़ में ट्रैफिक इंतजामों पर नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने पर अब कैमरों में सभी गतिविधियां कैद होंगी और घर पर चालान आएगा। इसके साथ ही शाह ने चंडीगढ़ में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया। ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ वाले ध्यान रखना, कैमरा आपकी कार को देख रहा है, सिग्नल छोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में देश का सबसे अनुशासित और आधुनिक शहर बनने वाला है। चंडीगढ़ का एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला है। इससे नागरिक सुविधाओं की निगरानी होगी और इसको अपग्रेड करने की व्यवस्थाएं भी होंगी। देश के गृह मंत्री चंडीगढ़ के दौरे पर थे। अब अगली खबर हरिद्वार से है, जहां देश के राष्ट्रपति दौरे पर थे। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे। धर्मनगरी स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इससे पहले शनिवार को देहरादून पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट से सीधे राजभवन गए थे। राष्ट्रपति हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शामिल होने आए हैं। उनका सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को ही तैयारियां पूरी कर ली थी। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक अत्याधुनिक असलों से लैस जवान तैनात हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी और फ्लीट मार्ग के ऊंचे भवनों पर स्नाइपर निगरानी रखी गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर धर्मनगरी को अभेद्य दुर्ग बनाया गया है। उनकी सुरक्षा का त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। और एक रिपोर्ट, 1 मिनट में एक रिपोर्ट, और वो अगली खबर है भारत बंद को लेकर। भारत में बंद रहेगा 2 दिन का। ट्रेड यूनियंस ने यह ऐलान किया है कि 2 दिन का बंद रखेंगे 28 और 29 मार्च को। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन के भारत बंद का ऐलान किया है। बैंक यूनियंस ने इस भारत बंद और हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उनका कहना है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टेट बैंक ने ग्राहकों को सूचना दी है कि बैंकिंग सेवाएं 28-29 मार्च को प्रभावित रहेंगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने सोमवार और मंगलवार को सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। इन कर्मचारी संगठनों ने 22 मार्च को बैठक की थी। सभी राज्यों में अपनी तैयारियों का जायजा लेने के बाद 2 दिन हड़ताल का ऐलान किया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वो केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल कर रहे हैं। बैंक यूनियन सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर अपना विरोध जताएंगी। सरकार ने 2021 के बजट में 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। खबर रफ्तार से और विस्तार से 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट पेट्रोल डीजल को लेकर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। अब आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लोग सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं।
बढ़ती महंगाई ने आम जनता का हाल बेहाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 6 दिनों में 5 बार तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद फरीदाबाद में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जिसे देख जिला वासियों के होश उड़ गए हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि महंगाई से भारत की जनता को फर्क पड़ रहा है, लेकिन सरकार को नहीं। ना तो उन्हें बजट में कोई राहत मिली, अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर पूरी कर दी है। जी पेट्रोल दिनों दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या नाम है, आज 99 रुपये हो गया है, कल मैं 98 रुपये का भरवा के लाया हूँ। बच्चों की फीस भी भरनी होती है। बच्चों की मतलब कि प्राइवेट स्कूल में इतने दाम बढ़ रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और क्या नाम है, कोरोना काल दो साल आपके वैसे निकल गए। इतनी महंगाई है। जब हुड्डा साहब हम 10,000 रुपये कमाने वाले तो तेल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे, ये बताइए। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये में 1 लीटर 1.25 लीटर आ जाता था, वो काफ़ी शोर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आम आदमी की खबर के बाद अब खबर आम आदमी पार्टी की। पंजाब में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के निशाने पर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की टेंशन बढ़ने लगी। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद अब हिमाचल में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनावी नतीजों से गदगद बीजेपी अब आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पंजाब में सरकार बनाने से कई दलों की बेचैनी बढ़ गई है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस को अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सोलन में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को लेकर बयान दिया। हिमाचल प्रदेश में अभी तक दूसरे दल को स्वीकार नहीं किया है। ये बहुत बड़ी एक लंबे समय से अगर आप देखेंगे कोशिश कर रहे हैं वो। मंडी सदर से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के बयान से फिर हलचल तेज हो गई है। अनिल शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को नसीहत दी और कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में बिखराव की स्थिति पैदा कर सकती है। किसी पार्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि हम कहें कि सरकार बना सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, पर सरकार बनाने से किसी पार्टी को रोक भी सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में कोई कमाल कर पाएगी, किसी को नहीं पता। लेकिन अगली खबर है बाबा की खबर। गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया जेल से एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में राम रहीम ने अपनी फरलो का जिक्र किया है। साथ ही डेरे में चल रही गुटबाजी पर भी राम रहीम ने जवाब दिया और कहा कि हम ही गुरु हैं। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए एक चिट्ठी भेजी है। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में आयोजित नाम चर्चा में ये चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। डेरा प्रमुख की ओर से भेजी गई इस चिट्ठी में गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख ने लिखा है कि उसने कभी किसी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करना तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की, बल्कि वो तो खुद सर्वधर्म का सत्कार करते हैं और सबको सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। कहना चाहते हैं कि हमने कभी भी किसी भी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करनी तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की। राम रहीम की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। राम रहीम की ये चिट्ठी 26 मार्च को सुनारिया जेल से आई थी। इस चिट्ठी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने अपनी फरलों का भी जिक्र किया है। चिट्ठी में राम रहीम ने डेरे में चल रही गुटबाजी की खबरों पर भी जवाब दिया। रोहतक की इस खबर के बाद, गुरमीत राम रहीम की इस खबर के बाद रुख करते हैं किसानों की खबर का। सोनीपत में गोहाना में किसानों ने महापंचायत की और सरकार को बड़ी चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं करती है तो अब फिर से किसान आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत के गोहाना अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत के जरिए किसानों ने सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की लंबित मांगों को पूरी करे। साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इस बिल को वापस नहीं लिया तो तीनों कृषि कानून से भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू होने से पहले भी इस तरह की महापंचायतें देखने को मिली थी। एमएसपी को लेकर भी किसानों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर अपना रुख साफ करे। किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा में अहम भूमिका निभाने वाले किसान नेताओं ने चुनाव लड़कर एक बड़ी गलती की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था बल्कि स्थगित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और किसान मोर्चा पहले की तरह ही मजबूती से खड़ा हुआ है। फिलहाल किसानों की तरफ से इस महापंचायत के जरिए सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई
तो फिर एक बार फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से और विस्तार में। अगली खबर है पलवल से। पलवल में दमकल विभाग के बेड़े में एक नई गाड़ी शामिल हुई है। हाई प्रेशर गाड़ी शामिल हुई और इससे आग बुझाने में और तेजी आई। हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग ने पलवल के बेड़े में एक नई हाई प्रेशर की गाड़ी शामिल कर दी है। विधायक दीपक मंगला ने इसका शुभारंभ किया। इस गाड़ी के बेड़े में शामिल होने के बाद जल्द से जल्द और आसानी से आग पर काबू पाया जा सकेगा। जी हाँ, इस गाड़ी की पानी की कैपेसिटी 2000 लीटर है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हाई प्रेशर की गाड़ी है। इस गाड़ी से अलग जो गाड़ियां हैं, उनका पानी आग बुझाते समय 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है, जबकि इस गाड़ी का पानी करीब 8 से 10 मिनट में खत्म होगा। इस गाड़ी से आग बुझाते समय पानी की भी बचत होगी और जल्द ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। यह फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारी पलवल में आई है और ऐसे समय में आई है क्योंकि अभी फसल की कटाई होने जा रही है। कुछ जगह तो शायद शुरू भी हो गई होगी। इन दिनों फसल कटाई का समय चल रहा है। इस दौरान अक्सर किसानों के खेतों में आग लग जाती है। निश्चित तौर पर इस गाड़ी के आने से अब जल्द ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। फायर ब्रिगेड के लिए जरूरी है कि इस तरह की गाड़ियां उसको मिलें और नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें सामने आए। अगली खबर सिरसा से। बेखौफ चोर लुटेरे, जिन्हें कोई फिक्र नहीं, न कानून की परवाह, न किसी सजा से कोई खौफ, एक दुकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम। सिरसा में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लग रही। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ये चोर दुकान का ताला तोड़ आसानी से दुकान में घुस गया और गल्ले से हजारों रुपए की नकदी और कुछ सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान का ताला तोड़कर गले में रखी नकदी लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये के बीच में और कुछ अन्य सामान जो कि वो चोरी करके ले गया, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। चोरों के बढ़ते हौसले पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन चोरों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जिले में पुलिस सख्त एक्शन ले ताकि इन वारदातों पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। कई बार शातिराना अंदाज में चोर चोरी करते हैं, कई बार लापरवाही की वजह से चोरी हो जाती है और लापरवाही की वजह से कुछ हादसे भी होते हैं, भयंकर हादसे की एक खबर करनाल से है। करनाल में तेज रफ्तार 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली। हरियाणा के करनाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे तरावड़ी शामगढ़ के बीच 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब जलकर राख हो गई और दोनों ट्रक भी बुरी तरह से जल गए। वहीं वाहनों में लगी आग को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया और नेशनल हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। सर, ये हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वैसे शामगढ़ फ्लाईओवर के ऊपर 2 ट्रक टकराने से आग लग गई है। तो साथ ही अपना फायर ब्रिगेड की भी 3-4 गाड़ियाँ पहुँची, जिन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद इन पे काबू पाया गया। लेकिन मेन बात यह है कि चालक सुरक्षित है। दोनों चालक सुरक्षित है? दोनों चालक सुरक्षित है। कहाँ का हादसा है, कहाँ पर हुआ था? ये शामगढ़ फ्लाईओवर के ऊपर हुआ था, दिल्ली जाते हुए। कब हुआ था? ये रात को करीब 1-2 बजे की बात है। पुलिस ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए रास्ता डाइवर्ट किया। वहीं वाहन चालकों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। खबर रफ्तार और विस्तार से। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर है झज्जर से। झज्जर में पुलिस ने 3 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन ऐप के जरिए दुकानदारों को ठगते थे। मामले में कई पर्दाफाश हुए। ऑनलाइन ऐप के जरिए पेमेंट करने की बात कहकर दुकानदारों से ठगी का मामला झज्जर से सामने आया, जिसमें 5 दुकानदारों को ठगने की शिकायत पुलिस को मिली। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये लोग ऐप के जरिए दुकानदार के पास जाते थे और इनसे नोटों की माला खरीदते थे। ऐप के जरिए पेमेंट करते थे और पेमेंट ना पहुंचने पर सर्वर डाउन होने की बात बताकर आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें फ्रॉड करने का जरिया उनको पता चला और उसी को आजमाने के लिए उन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया।
माला लेते थे ये, और वो सामान नहीं लेते थे, नोटों की माला लेते थे। और उसको एक नंबर दे गए थे वे कि भी अगर नहीं आओ तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। हमने साइबर की मदद से उस पर कांटेक्ट किया तो वो किसी और का था, और उसने ये बताया कि हमारे गांव के सुमित, प्रदीप और वीरेंद्र है, ये इस प्रकार की वारदात करते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की गहनता से जांच की जा रही है और युवकों को रिमांड पर लिया गया है। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक। ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं और लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, और इसको लेकर पुलिस भी कई बार अपनी तरफ से कार्रवाई करती है। अगली खबर इसी से जुड़ी है। रेवाड़ी में दक्षिण रेंज के साइबर थाना और सभी थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। रेवाड़ी में जिला सचिवालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों में जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर दक्षिण रेंज के आईजी एम रवि किरण ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले हमारे लिए अभी भी बड़ी चुनौती हैं, लेकिन अब इन मामलों में कार्रवाई होने से आमजन को उनका पैसा वापस मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण रेंज में एक साइबर थाना और 48 थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। सरकार का इनको स्थापित करने का मकसद इससे संबंधित मामलों की त्वरित जांच करना है। वहीं रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि साइबर फ्रॉड के तरीकों में भी लगातार बदलाव होता जा रहा है, इसलिए इनकी जांच करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इन मामलों में तकनीकी रूप से दक्ष होना सबसे जरूरी है। इसलिए सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लेकर बैंक के नोडल अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर खाते को फ्रीज करवाया जाए। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। सीएम फ्लाइंग के एक्शन मोड की है। पूरे प्रदेश में सीएम फ्लाइंग इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम और गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। ये कॉल सेंटर अमेरिका और कनाडा के निवासियों के साथ ठगी करता था। रेड के दौरान 10 लड़कियां और 13 लड़के सेंटर में मौजूद थे। गुरुग्राम पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोग एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं और विदेशी नागरिकों के साथ उसमें उनको भय दिखा के और उनको अपने आप को फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बता के ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, कनाडियन इंटेलिजेंस सर्विस इत्यादि इस तरह के अधिकारी बता के और लोगों को भय दिखा के और उनसे अवैध वसूली विदेशी नागरिकों से कर रहे हैं, जिसके संबंध में रेडिंग पार्टी तैयार करके और वहाँ पे रेड की गई। तो कॉल सेंटर में इस तरह की चीज़ें होती हुई पाई गई। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक। ज्यादा से ज्यादा खबरें और आपसे जुड़ी हुई खबरें जिनसे आपको मिलेगी हर तरह की जानकारी। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ।